हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल और लिवरपूल वर्सेस चेल्सी प्रीमियर लीग के आज हुए 2 मैचेस की। और ये वीडियो यार बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड होने वाली है, यानी कि मैं आपके साथ इस वीडियो में वो शेयर करूंगा जो कि मैंने पर्सनली खुद फील किया है इस मैच को देख के। तो शुरू करते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब सबसे पहले यार बात करते हैं उस मैच की जिसमें एक तरफा धुलाई हुई है और गीले रुमाल से पिटाई हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस मैच की इंपॉर्टेंस की अपार्ट फ्रॉम 3 पॉइंट्स। अब अगर आर्सेनल की तरफ से, आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से अगर इस मैच की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स अगर आर्सेनल के लास्ट मैच की बात करें तो उन्होंने वेस्ट ब्रोमिच एल्बानियन को 6-0 की स्कोर लाइन से हराया था, बट वो मैच प्रीमियर लीग का मैच नहीं था। अगर उनके प्रीमियर लीग के 2 मैचेस की बात करें तो उन्होंने पहला मैच ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ हार गए थे और दूसरा मैच वो चेल्सी से हार गए थे। सो ऑफ कोर्स जो प्रेशर है वो है, और ऐसे में जब आपका नेक्स्ट मैच यानी कि आज का मैच जब आप एक करंट चैंपियंस के अगेंस्ट पिच पे उतर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो मोराल है वो ऑलरेडी जो लो था उससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अब उस सबसे बड़ा रीज़न क्यों मिकेल आर्टेटा पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है, उसका रीज़न ये है कि देखो अगर हम इस समय ट्रांसफर विंडो की इनकमिंग की बात करें तो राफेल वराना है, रोमेलू लुकाकू हैं, जेडन सैंचो हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन दिस गेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ बैक इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन आफ्टर ऑल दिस इस प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा स्पेंड करने वाले जो क्लब है वो आर्सेनल है। अराउंड 130 to 140 मिलियन यूरोस के आसपास उन्होंने स्पेंड किया, और ऐसे में फिर भी अगर आप प्रीमियर लीग के बॉटम में हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली बात है, और मिकेल आर्टेटा की सैक के सवाल तो ज़रूर उठेंगे। अब ये तो थी आर्सेनल के, लेकिन अगर बात करें सिटी के लिए तो उनके लिए भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट ये मैच था। अगर उनके लिए क्यों था तो मेरे को लगता है कि आपको पता है कि क्यों उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था। अगर इस समर ट्रांसफर विंडो की बात करें तो चाहे ठीक है उनके ऑन द पिच उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही हो, पिछला कैंपेन है वो भी अच्छा रहा हो, लेकिन इस समर ट्रांसफर विंडो की बात करें तो सबसे पहले लियोनेल मेसी से उन्हें हाथ धोना पड़ा। उसके बाद हैरी केन का जो स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं यूरोपियन चैंपियनशिप से लेके अब 3-4 दिन पहले तक वो हर टाइम हेडलाइंस में रहती थी, और रिसेंटली रोनाल्डो को साइन करते करते रह गए। तो ऑफ द पिच जो टीम का ड्रेसिंग रूम का मोराल है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कम था। लेकिन कहीं ना कहीं सीन ये था कि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसलिए नहीं कि रोनाल्डो, मेसी और हैरी केन को साइन करना वो मिस कर गए, इसलिए कि दे हैव मिस्ड ऑन अ स्ट्राइकर, दे नीड अ स्ट्राइकर। अब अगर धुलाई की बात करें तो इस एक तरफा धुलाई हुई है और 5 बार धुलाई हुई है, यानी कि इस मैच का जो स्कोर लाइन था वो था 5-0। सिटी ने 5 गोल मारे हैं और आर्सेनल ने 0 गोल मारे हैं, और गरीबी में आटा गीले होने वाली बात है कि आर्सेनल को इस मैच में एक रेड कार्ड भी मिला है ग्रांड जाकर, जो कि मेरे हिसाब से डिजर्विंग था, ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं हुए। लेकिन इस मैच की स्कोर लाइन और इस मैच के स्टैट्स कहीं ना कहीं दोनों टीम की इंडिविजुअल स्टोरी अपने आप बयां करते हैं। अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो वहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं था कि कोई एक बंदा स्कोर कर रहा है, 4 अलग अलग गोल स्कोरर्स थे। गुंदोगान थे, फेरन टोरेस थे, गैब्रियो हेजुस थे, रॉड्री थे। और अगर आर्सेनल की बात करें तो अगेन उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू है। प्रीमियर लीग में अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है। एंड अगेन ओबामेयांग की बात करें, ओडेगार्ड की बात करें, बुकायो साका की बात करें, एमिले स्मिथ रोवे की बात करें, दे हैवंट परफॉर्म ऑन द लेवल दे कैन। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। अगर फॉर्मेशंस की बात करें तो फॉर्मेशंस आपकी स्क्रीन पे इस समय मैनचेस्टर सिटी अगेन अडॉप्टेड 4-3-3 फॉर्मेशन, तो कोई इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन अगर बात करें मिकेल आर्टेटा की तो उन्होंने फॉर्मेशन को चेंज किया था 5-4-1। वो वर्क करी नहीं करी, मेरे को बिल्कुल भी मतलब पहले 5 मिनट कहूँगा इस गेम के कि ऐसा लगा था कि जो फॉर्मेशन चेंज है उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं अचीव हो रहा है। लेकिन 5 मिनट के बाद जो 85 मिनट थे उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आर्सेनल के लिए, ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी ने 2 स्टैचू जो अनवील करे हैं डेविड सिल्वा के और विंसेंट कंपनी के, उसके अलावा 12 स्टैचू और उन्होंने अनवील करे हैं इतिहाद स्टेडियम में, वो थे लाल टी शर्ट पहने हुए आर्सेनल के प्लेयर्स। दे वर टोटली आउट ऑफ द पोजीशन, दे वर टोटली आउट ऑफ द फॉर्म। अब क्यों मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस फॉर्मेशन चेंज होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखो यार, अगर पिछले मैच की बात करें चेल्सी के अगेंस्ट तो सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि चेल्सी को स्पेस बहुत जल्दी मिल रहा था। चेल्सी वर गेटिंग स्पेसेस इन मिडफील्ड, इन विंग बैक्स। सेम सिचुएशन यहाँ हो रही थी। मैनचेस्टर सिटी पहली बात तो पूरा डोमिनेट कर रही थी। अगर हम स्टैट्स की बात भी करें तो स्टैट्स इस चीज़ को पूरी तरह कंफर्म करता है। 25 शॉट्स अगेंस्ट 1, डूब मरने वाली बात है। लेकिन अगर पोजीशन की बात करें तो वो भी कहीं अच्छी नहीं है, 81% अगेंस्ट 19%। लाइक इट वॉज टोटली मैनचेस्टर सिटी शो। अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें, दे वर डिसिप्लिन, दे वर वेरी क्लासी, दे वर वेरी एडमेंट, एग्रेसिव, प्रेस कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे। गुंदोगन और बर्नार्डो सिल्वा की जो पोजिशनिंग और जो प्ले था ना भाई, वो आर्सेनल के किसी भी प्लेयर को समझ ही नहीं आ रहा था कि कब क्या कैसे मार्क करना है। दे वर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि गैब्रियो हेजुस, अगर हम गुंदोगन की बात करें, गुंदोगन जैसा प्लेयर आपके पेनल्टी बॉक्स में आके हेडर ले रहा है। बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर आपके पेनल्टी बॉक्स में आके हेडर ले रहा है।
चीज़ इसी नहीं कि हेडर मतलब गुंदोगन की बात करें, बर्नार्डो सिल्वा की बात करें, दीज आर नॉट द प्लेयर्स हु कैन फिजिकली बुली, और वो भी तब जब आप एक 5 एट द बैक की फॉर्मेशन ले रहे हैं। सो मेरे लिए तो जो सीन है वो आर्सेनल का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, और जैसा मैंने इस चीज़ को कहा है कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा डीप है और उसको एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो बनानी पड़ेगी। बट अगेन अगर एज ऑफ नाउ अगर टेबल की बात करें सो आर्सेनल इज़ इन द बॉटम, यानी कि आर्सेनल इस प्रीमियर लीग की टेबल में 20th पोजीशन पे आ गई, जो कि कहीं ना कहीं मिकेल आर्टेटा के लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करने वाली है। एंड आई थिंक आप मान सकते हो कि नेक्स्ट मैच आर्सेनल का जो भी होने वाला है वो एक तरीके से अल्टीमेटम वाला मैच होने वाला है। हार गए तो आप मान के चलो कि आपको मेरे चैनल पर ट्रांसफर वीडियोज़ में मिल ही जाएगा कि मिकेल आर्टेटा अब सैक हो रहे हैं या फिर उनके रिप्लेसमेंट की खोज चालू है। बाकी अगर मैन सिटी की बात करें तो मैन सिटी इस समय कहीं ना कहीं काफ़ी काम और रिलीव्ड होगी बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, क्योंकि चाहे आर्सेनल कितनी भी खराब हो लेकिन आर्सेनल के खिलाफ अगर आप 5-0 ऐसी परफॉर्मेंस डाल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आर्सेनल इज स्टिल अ बिग क्लब और एक सुपर 6 वाला क्लैश था। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे मैच की, जो कि टक्कर का था, उसके मायने भी बहुत थे और उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा थी, और मैं बात कर रहा हूँ लिवरपूल वर्सेस चेल्सी की। अब अगर इस मैच की अगर धुलाई की बात करें तो इसमें दोनों ने एक दूसरे को बराबर से धोया है और बराबर से तोड़ा है, लेकिन कह सकते हैं कि जो तोड़ा ज़्यादा है, जो चोट लगी है वो चेल्सी को ज़्यादा लगी है। स्कोर लाइन की बात करें तो 1-1 की स्कोर लाइन थी। सबसे पहले इस मैच में भी कई हाईलाइट पॉइंट्स थे, लेकिन सबसे पहले इस मैच की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अगर लिवरपूल की बात करते हैं तो देखो यार, लिवरपूल का सीन ये है कि इस समर ट्रांसफर विंडो में लिवरपूल एक ऐसा क्लब था जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा था, एंड आई थिंक द मेन रीज़न बिहाइंड इट, सबसे पहले तो इन्होंने इब्राहिमा कोनाते खरीदा था और उसके बाद कहीं ना कहीं दे अज्यूम्ड कि जो वर्जिल वैन डाइक इंजरी से वापस आए हैं वो किसी साइनिंग से कम नहीं है, एंड विच इज़ ऑल्सो गुड, और जो गोमेज भी कहीं ना कहीं इंजरी से वापस आए हैं। सो दे थॉट कि हमारे पास ऑलरेडी रिन्यू है, और अगर हम एज अ जनरल लिवरपूल की एज अ होल लिवरपूल की टीम को देखें तो हम मान सकते हैं कि भाई ठीक है, लिवरपूल की टीम अभी वर्ल्ड क्लास है विदाउट एनी अपग्रेडेशन। अगर चेल्सी की बात करें तो ऑफ कोर्स मोमेंटम उनके फेवर में है। दे हैव द बेस्ट टीम इन द यूरोप राइट नाउ, मतलब ओनली बिहाइंड PSG। दे हैव रिसेंटली एक्वायर्ड द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन सीरिया ओनली बिहाइंड टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फेवर में, और जैसा मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में और पिछले कभी लाइव स्ट्रीम में लगातार इस चीज़ को आंसर करते हुआ आया था कि इस मैच में अगर मैं किसी को पिक करूँगा तो वो चेल्सी है, और आई थिंक मेरी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लोग एग्री करते हैं। अब अगर जो चीज़ इस चीज़ में काम कर रही थी, या फिर कहूँ कि इस मैच में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला था, तो वो दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि दोनों टीम्स सुपर हैवी वेट्स हैं। इंपॉर्टेंस इस मैच की ये थी कि आई थिंक कहीं ना कहीं चेल्सी इस मैच को जीत के या फिर लिवरपूल को हरा के ये कहीं ना कहीं साबित कर सकती थी कि वो जो डुओपोली है ना, जहाँ पे हम प्रीमियर लीग में कहते थे या तो टाइटल लिवरपूल पे जाएगा या टाइटल मैनचेस्टर सिटी पे जाएगा, वो इस मैच में लिवरपूल को हरा के वो तोड़ सकती थी कि नहीं, अब कहीं ना कहीं टाइटल या तो सिटी पे जाएगा या फिर चेल्सी पे जाएगा, एंड लिवरपूल इज़ आउट ऑफ पेस नाउ। लेकिन कहीं ना कहीं सीन ये था कि इस मैच में टक्कर थी ना, वो दोनों टीम्स की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की थी, यानी कि हम देखने वाले थे कि चेल्सी की डिफेंसिव रिजिडिटी और वर्सेस लिवरपूल की क्रिएटिविटी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज 1-1, यानी कि लिवरपूल स्कोर नहीं कर पाई, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की फाइट होने वाली थी। इवन दो लिवरपूल के पास एक प्लेयर की ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि एडवांटेज था, बट वो एडवांटेज का वो यूज़ नहीं कर पाया। उसके पीछे ये था कि चेल्सी डिफेंसिव रिजिडिटी भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, दे कैन नॉट फाइंड स्पेसिस बिहाइंड चेल्सी। अब इस चीज़ को कहीं ना कहीं अब सबसे पहले बात करते हैं कि 11 प्लेयर्स के साथ चेल्सी ने कैसे खेला। अब सबसे पहले अगर चेल्सी 11 प्लेयर्स की बात करें तो चेल्सी भाई काउंटर अटैकिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी, और उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि लिवरपूल और चेल्सी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि चेल्सी के पास दो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर्स हैं जिसके कॉम्बिनेशन को आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास चाहे वर्जिल वैन डाइक और जो मैथिव या फिर जो गोमेज जैसे वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स भी हों, तब भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लुकाकू की बात करें तो लुकाकू अपनी हाफ लाइन से ओपोजिशन के गोल तक बुली करता हुआ जाएगा हर डिफेंडर को, और डिफेंडर नहीं रोक सकता। ये लुकाकू की कैपेबिलिटी है। अगर काय हैवर्ट्स की बात करें, ही स्लिम, ही उनकी हाइट अच्छी है, कौन सी लॉन्ग बॉल किस तरीके से लेंगे, और हमने इस मैच का पहला गोल भी देखा। मेरे को लग रहा था इस मैच को देख के कि चेल्सी ऐसी गोल मारेगी, मतलब कूड़ा कबाड़ा सा गोल, मतलब कूड़े कबाड़े वाले सिचुएशन में गोल मारेगी, लेकिन गोल बहुत ज़्यादा क्लासी था। वो हेडर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एंड आई थिंक जो काय हैवर्ट्स की हेडिंग एबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इस समय उनके इस चेल्सी के स्पेल में। और कहीं ना कहीं थॉमस टुचेल उनकी इस वजह से कहीं ना कहीं उनको टीमो वर्नर से ऊपर या फिर क्रिश्चियन पुलिसिच या फिर जो हकीम ज़ियच है उनसे ऊपर रखते हैं अपने पैकिंग और प्रायोरिटी ऑर्डर में। लेकिन क्या चीज़ चेल्सी के लिए काम नहीं कर रही थी? देखो, सबसे पहली चीज़ है
है कि चेल्सी को वो स्पेस नहीं मिल रही थी जो उनको आर्सेनल के अगेंस्ट मिल रही थी, क्योंकि लिवरपूल की अगर हम डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स है, हेंडरसन और फेबिनियो और वर्जिल वैन डाइक की रिटर्न ना, मतलब आप समझ सकते हो कि लिवरपूल का जो डिफेंसिव सॉलिडिटी थी और जो कंसीड करने का था वो अब और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि उनके डिफेंस को तोड़ना अब और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो सीन यहाँ ये था। अब लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल थ्रू आउट द मैच कहीं ना कहीं अटैक कर रही थी, थ्रू आउट द मैच कंसिस्टेंटली अटैक कर रही थी, और उसके पीछे 2 रीज़न थे। सबसे पहली बात तो उनके पास पोजीशन थी, तो यानी कि वो क्रिएट कर सकते हैं और वो डोमिनेट कर सकते हैं। थ्रू आउट द टाइम वो कहीं ना कहीं चेल्सी के हाफ में बैठे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो मैच था वो उनके होम में हो रहा था। आपको पता है कि एनफील्ड का क्राउड की जो एनर्जी होती है और जो वाइब होता है वो इतना ज़्यादा वाइब्रेंट होता है, इतना ज़्यादा हल्ला होता है कि जो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि 13 प्लेयर खेल रहे थे मैच में। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि इस मैच में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की फाइट थी और वो कहीं ना कहीं जो डिफेंसिव सॉलिडिटी थी वो तोड़ नहीं पाई लिवरपूल। विद दैट अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि लिवरपूल के पास लुकाकू जैसा प्लेयर है ही नहीं जो बुली कर सके, और ना ही उनके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो कि अपनी हेडिंग कैपेबिलिटी से पेनल्टी बॉक्स में घुस के हेडर मार सके। सो दीज 2 आर द थिंग्स जो कि कहीं ना कहीं लिवरपूल को चेल्सी से सेकंड बेस्ट रखती है। बट अगेन अगर ओवरऑल मैं इस मैच की बात करूं तो आई थिंक लिवरपूल was the best team and Liverpool deserved to win.